हेलो एंड वेलकम टू फिनिश एजुकेयर। वेलकम टू दिस वीडियो। वीडियो का टॉपिक है रोड मैप टू स्कोर 90% इन 10th स्टैंडर्ड। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, आपका रोड मैप कैसे होना चाहिए इन 10th स्टैंडर्ड का प्रिपरेशन करने के लिए, और कौन कौन से टॉपिक्स या कौन कौन से पॉइंट्स आपको कवर करने चाहिए जिसके वजह से आपका मार्क्स बढ़े, आपके मार्क्स बढ़ेंगे और आप अल्टीमेटली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ओके, सो अगेन द टॉपिक इज़ रोड मैप टू स्कोर 90% इन 10th बोर्ड और 10th स्टैंडर्ड। ये मेरा एक सपोज़ आपने यहाँ से जर्नी स्टार्ट किया और आपको गोल है, आपका गोल में पहुँचना है, तो कौन से स्टेप्स आपको कवर करने हैं, कौन से पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आइडेंटिफाई योर वीकर सब्जेक्ट्स, देन इफेक्टिव स्टडी स्ट्रैटेजी, देन स्टडी रूटीन, लर्न टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, इंसिस्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड रिविजन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर जो भी होता है उसको सैम्पल पकड़ के हम देख सकते हैं कि कैसे आपको पढ़ाई करना है। तो ये जो स्टेप्स है इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो फर्स्ट स्टेप इज़ आइडेंटिफाई योर वीकर सब्जेक्ट्स। तो अभी देखो आपका गोल क्या होगा कि आपको जितने भी 9th में मार्क्स मिले थे उससे आपको ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना है। तो अगर आपको 9th में 50% है, 60 है, 70 है, 80 है, जो भी मार्क्स है उसको आपको 10th में ज़्यादा करना है या स्कोर करना है। ये आपका गोल होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखो कि 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड से कंपैरेटिवली हार्ड होता है। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में क्या होता है कि पहली बार आपको साइंस 1, साइंस 2 या फिर अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इसकी अलग तरीके से पढ़ाई। 8 तक वैसा होता नहीं है, 9th में आके आपको अलग से थोड़ा डिफ़िकल्ट मैथ्स वगैरह, डिफ़िकल्ट साइंस ऐसा आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब आता है। तो ये पहले आपने पढ़ाया नहीं, सबसे पहले आपने ये पढ़ाई नहीं की होती है 8 तक। तो 9th कंपैरेटिवली 10th से डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर आपको 9th में कम मार्क्स मिले हैं तो आप आसानी से पढ़ाई करके 10th में ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ये पॉसिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि आपके जो वीकर सब्जेक्ट्स हैं उसे आइडेंटिफाई करना है कि 10th का भी आपको 10th का गोल रखना है कि मुझे सपोज इतना इतना मार्क्स स्कोर करना है। तो अगर उस सब्जेक्ट्स में आपको मार्क्स स्कोर करना है तो वो सब्जेक्ट्स आपका कैसा है, आपको वो सब्जेक्ट्स पसंद है कि आपके सब्जेक्ट्स में मार्क्स कितने मिलते हैं, ये पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपके जो 9th के मार्क्स है, कैसे भी आपने पढ़ाई की होगी 9th में, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई की होगी या फिर आपने पढ़ाई नहीं की होगी, जो भी है, आप क्या करो, जो मार्क्स मिले थे आपको 9th में बोर्ड एग्ज़ाम, 9th के फाइनल एग्ज़ाम में, वो मार्क्स देखो, या 9th के सेमिस्टर एग्ज़ाम में वो मार्क्स देखो, रिव्यू करो मार्क्स को कि कौन से सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, कौन से सब्जेक्ट में आपको कम मार्क्स मिलते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका ईजी है, कौन सा सब्जेक्ट आपका डिफ़िकल्ट है। तो आप थोड़ा सोचो कि आपने 9th में जब भी लास्ट का जो फाइनल एग्ज़ाम दिया था तो आपने कौन से मिस्टेक्स किए थे, कौन से सब्जेक्ट्स को आपने, सब्जेक्ट्स के बारे में आपने पढ़ाई नहीं की थी, कौन से सब्जेक्ट्स में आपने क्या एक केयरलेस एटीट्यूड से पढ़ाई की थी, या किसी सब्जेक्ट्स में आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी तो उसके मार्क्स भी आपको अच्छे मिले थे। ये थोड़ा सोचो, तो उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको आपको नहीं आता है, कौन से सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, कौन से सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट नहीं है, ये सब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपके जो वीकर सब्जेक्ट्स है उसे आइडेंटिफाई करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीकर सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करोगे तो आपको 10th में अभी आपको क्या करना है, उन सब्जेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है और उन सब्जेक्ट्स के मार्क्स बढ़ाने का कोशिश करना है। तो अल्टीमेटली आपके परसेंटेज बढ़ेंगे। ठीक है, आपके सारे ही सब्जेक्ट्स वीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स में आपको कुछ ना कुछ करके इम्प्रूव करना है और आगे बढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपने कर लिया कि आइडेंटिफाई योर वीकर सब्जेक्ट्स। मैंने बताया कि क्या रीज़न है इसका। रीज़न एक ही है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स वीक है, कौन से सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। तो जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है उसमें और ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने का कोशिश करना है आपको 10th में, और जो वीकर सब्जेक्ट्स है उसका इंप्रूवमेंट करना है, उसमें इंप्रूव करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने का कोशिश करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफेक्टिव स्टडी स्ट्रैटेजी। इफेक्टिव स्टडी स्ट्रैटेजी क्या होती है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके रिव्यू कर सकते हो और वो वीडियो देख सकते हो। और उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि कैसे आपको स्टडी करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सबसे पहले आपने अगर अपने वीकर सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई किए और आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स आपने आइडेंटिफाई किए, तो अभी क्या होगा कि डिटेल स्टडी स्ट्रैटेजी बनानी है कि बेसिक आपको क्या करना है। सपोज़ आपका गोल है कि आपको सपोज़ 9th में 80% या 90% स्कोर करना है। सपोज़ हम पकड़ते हैं कि 90% स्कोर करना है, तो सिंपल लॉजिक है कि अगर आपको 90% बोर्ड में लाना है तो उसका मतलब क्या है कि आपको हर सब्जेक्ट में 90% लाना है। ठीक है, मतलब आपके एवरेज आउट करके परसेंटेज 90% हो जाएंगे। लेकिन किसी किसी सब्जेक्ट में क्या होता है कि अपने को 80 मिलेगा, तो किसी किसी सब्जेक्ट में 95 मिलेगा, किसी सब्जेक्ट में 85 मिलेगा। तो ऐसे करके कम ज़्यादा करके आपको गोल होना चाहिए कि आपको 90% आना है, ये आपका गोल है। तो आपको क्या करना है कि हर सब्जेक्ट को एनालाइज करना है कि आपके ये सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले थे पहले, कितना वीक है आपका वो सब्जेक्ट, कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सपोज एक आपका कोई सब्जेक्ट है, जैसे एग्जांपल है मैथ्स, बहुत सारे लोग को मैथ्स बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो आपको अगर मैथ्स में
अलजेब्रा ज्योमेट्री दोनों मिला के अगर 100 में से सपोज़ 50 मार्क्स मिले थे, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपका मैथ्स वीक है, तो आपने गलत तरीके से मैथ्स की प्रिपरेशन की होगी। बहुत सारे रीज़न होते हैं, टीचर किसने आपको समझाया, जो सिखाया वो समझ में नहीं आया होगा, अलग अलग रीज़न होते हैं। वो रीज़न में हम लोग अभी जाते नहीं है। अपना गोल एक ही है कि पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई अपना वीकर सब्जेक्ट्स कौन सा है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स कौन सा है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रैटेजी कैसे बनाने की, हर सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने का कोशिश करना है कि आपका मैथ्स वीक है तो मैथ्स में क्या वीक है, आपका ज्योमेट्री वीक है कि अलजेब्रा वीक है। तो आपको पता चला है चलो ज्योमेट्री मेरा वीक है, अलजेब्रा अच्छा है, तो आपको ज्योमेट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट समझना है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट का आपको एक प्लान होना चाहिए कि मुझे लास्ट टाइम 50 मार्क्स मिले थे, मुझे अभी उसमें 80 करना है, तो आपके परसेंटेज उतने बढ़ेंगे। वैसे ही मैथ्स का, मराठी का, हिंदी का, वैसे एक पेपर लो, पेन लो, उसमें लिखो कि लास्ट में मुझे इतने मार्क्स मिले थे, मेरा इतना इतना परसेंटेज आया था, अभी मुझे इतने इतने मार्क्स मिलना चाहिए और अभी मेरा इतना इतना परसेंटेज आएगा, ठीक है। सेट अ गोल फॉर ईच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट का गोल, हर एक सब्जेक्ट का गोल बनाओ, हर एक सब्जेक्ट का गोल रखो। देन रिव्यू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स है वो चेक करो। क्वेश्चन पेपर क्यों चेक करना है कि आपको पता चलेगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप वो टाइप के क्वेश्चंस के आंसर कर पाओगे कि नहीं। जैसे कि सपोज एग्जांपल है लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, ठीक है। लैंग्वेज के लिए मैंने ये पॉइंट लिखा है, जो थर्ड पॉइंट है रिव्यू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये है लैंग्वेज के लिए है। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स का अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा तो आपको समझ में आएगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उस टाइप की आपको प्रिपरेशन पहले से ही करनी है, लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशन करोगे तो नहीं होने वाली है। साल के शुरुआत में ही आपको प्रिपरेशन करना है कि लैंग्वेज में, राइटिंग स्किल्स में कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसका आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा शुरुआत में। जैसे मराठी में क्या पूछते हैं, हिंदी में क्या पूछते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि उनकी मदर टंग मराठी नहीं होती है, तो उनको डिफ़िकल्ट जाता है। तो आप चेक करो कि मराठी पेपर में क्या क्या पूछते हैं, उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है। सो प्रिपेयर ए स्टडी स्ट्रैटेजी फॉर ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का प्रिपेयर करना है और हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करने का कोशिश करना है। अगर बहुत ही मेहनत करके भी आपको लगता है कि मुझे मैथ्स नहीं आता या मुझे मराठी नहीं आती, तो जस्ट पास हो जाओ उसमें, बाकी सब्जेक्ट्स में ज़्यादा फोकस करो, जाओ बाकी सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ाई करो, तो आपके बेस्ट ऑफ 5 में आपके परसेंटेज बढ़ जाएंगे। लेकिन उस सब्जेक्ट में पास होना इंपॉर्टेंट है, उतना ही मेहनत आपको उस सब्जेक्ट में करना पड़ेगा, ठीक है। देन इंसिस्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग, डोंट बाय हार्ट द क्वेश्चंस, कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है उनको, लेकिन रट्टा मारते हैं, बाय हार्ट कर लेते हैं और एग्ज़ाम में जाके लिखते हैं। किसी किसी का अगर वो स्किल अच्छा है तो वो एग्ज़ाम में लिख लेता है, कोई कोई क्या होता है कि भूल जाता है, तो उसको आगे का आंसर याद ही नहीं आता है, तो उसको कम मार्क्स मिलते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। सो ये नहीं करना है आपको, बाय हार्ट नहीं करना है, समझना है। देन स्टडी रूटीन, अभी स्टडी रूटीन क्या होता है कि चलो रोज़ क्या करना है, डेली टाइम टेबल होना चाहिए आपका कि मुझे 6 आवर्स में, 7 आवर्स में स्कूल में जाता हूँ। अगर मैं कोचिंग क्लासेस में 2-3 घंटे जाता हूँ तो मेरे 9-10 घंटे इधर ही चले गए, ठीक है। उसके बाद सोना है आपको 6 से 8 घंटा, उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है उसमें कैसे यूटिलाइज़ करना है आपको। तो एक आपका रूटीन बनना चाहिए कि मैं चलो मैं 5-6 बजे उठूँगा, उसके बाद मैं थोड़ा तैयारी वगैरह करके स्कूल जाऊँगा, अगर मॉर्निंग का स्कूल है तो स्कूल से आने के बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं थोड़ा होमवर्क करूँगा स्कूल का, उसके बाद कोचिंग क्लासेस में चला जाऊँगा, वहाँ से आने के बाद वापस मुझे होमवर्क मिलेगा, मैं होमवर्क करूँगा, ठीक है। ये आपका डेली रूटीन हो जाता है। तो उसमें आपको टाइम निकालना है सेल्फ स्टडी के लिए। सेल्फ स्टडी मतलब क्या, खुद आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो, खुद जो स्टडी कर रहे हो, खुद क्वेश्चन आंसर्स पढ़ रहे हो, खुद मैथ्स के सम सॉल्व कर रहे हो, खुद साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हो, ये क्या होता है सेल्फ स्टडी। होमवर्क या ये सब जो कुछ टीचर ने जो पढ़ाया है वो अलग होता है, आप खुद कितना पढ़ रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम जब भी आप स्कूल में अगर आप जाते हो और आप कोचिंग क्लासेस में जाते हो, तो दोनों का टाइम अगर एडजस्ट करके आपको कम से कम 2 घंटा तो रोज़ निकालना है सेल्फ स्टडी के लिए। बाकी होमवर्क वगैरह वो अलग होता है टाइम, सेल्फ स्टडी के लिए 2 घंटा कम से कम निकालना है। सो मेक दिस एज अ डेली रूटीन, डेली रूटीन बनेगा, ये कम से कम 30 दिन फॉलो करने का कोशिश करो। एक टाइम टेबल बनाओ, उसको 30 दिन तक इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करो, बाद में अपने आप वो आपकी डेली रूटीन बन जाएगी। और जैसे मैंने बोला, स्कूल कोचिंग जो होमवर्क वगैरह छोड़ के आपको 2 आवर्स डेली सेल्फ स्टडी के लिए देना है, ठीक है। देन लर्न फ्रॉम टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, लर्न टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। तो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड जो महाराष्ट्र बोर्ड है उसमें क्या होता है कि कम से कम 70-80% क्वेश्चन ये टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में से ही आते हैं। तो उतना अगर आपने पढ़ लिया तो आपको 70-80% आराम से मिल जाएगा। तो जिन बच्चों को लगता है कि मैं फ़ेल हो जाऊंगा, मुझे हिंदी नहीं आती है, सॉरी मुझे हिस्ट्री नहीं आती है, ज्योग्राफी नहीं आती है, सो कुछ नहीं करना है, सिर्फ टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन से उतना ही करके जाना है, उतना ही फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। उसके बारे में मैं आगे डिटेल में बात करेंगे। तो सिंपल क्या करना है आपको, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है उसको एकदम पक्का कर लो। सेम आता है ये
मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है, लेकिन रट्टा नहीं करना है, आपको समझ के लेना है मैथ्स के बारे में। नहीं तो आप क्या करोगे, बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सम सॉल्व करोगे, आपको याद हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है, समझना है। सो फर्स्ट लर्न द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन थरली। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन एकदम अच्छे से करो। उसके बाद रीड द टेक्स्ट बुक थरली। टेक्स्ट बुक थरली रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट। टेक्स्ट बुक रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कम ज़्यादा हिस्ट्री जोग्राफी के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए कि टेक्स्ट बुक आपको रीड करना है, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं उसको अंडरलाइन करना है। साइंस के लिए भी ये एप्लीकेबल हो सकता है। तो अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अंडरलाइन करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं, मैंने यहाँ गलती से क्वेश्चंस लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करो। तो उसमें से ही आपको फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें से ही आपको ऑड मैन आउट, या हिस्ट्री में ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी पूछते हैं, ट्रू और फॉल्स, या फिर आपको कंसेप्ट मैप, तो इसमें से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो टेक्स्ट बुक जितना रीड करोगे उतना ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आएगा, उतना ही आपको आंसर्स के क्वेश्चंस के आंसर्स आएंगे। सो ट्राई टू राइट टेक्सचुअल आंसर्स एज मच एज यू कैन। टेक्सचुअल आंसर्स क्या होता है कि टेक्स्ट बुक में ही क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट हिस्ट्री का चैप्टर है फर्स्ट, तो उसमें अगर वोल्टायर के बारे में पूछा तो आपको वोल्टायर का आंसर आपको टेक्स्ट बुक में ही मिल जाएगा। डाइजेस्ट में आपको मिलेगा आंसर, या मास्टर की में भी आंसर मिलेगा, लेकिन उसका लैंग्वेज थोड़ा अलग होगा, ठीक है, उसकी सेंटेंस के फॉर्मेशन वगैरह अलग होंगे। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा आप टेक्स्ट बुक वाले जो लिखा है वो उससे ज़्यादा लिखने का कोशिश करो, उससे ज़्यादा पढ़ने का कोशिश करो, ठीक है। तो समझ लो, पहला समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही आपको लिखने के लिए बहुत आसानी जाएगी, ठीक है। देन इंसिस्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड रिवीजन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि समझ में नहीं आता है, वो लोग क्या करते हैं, टॉपिक समझ में नहीं आता है, उसमें बच्चों की जितनी गलती है उतनी टीचर की भी गलती होती है कि टीचर को सभी बच्चों को इक्वली नहीं पढ़ा सकती है टीचर। वो तो ठीक है अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन किसी किसी बच्चों को नहीं समझ में आता है, तो वो दूसरे टीचर के बारे में के पास भी जा सकता है। अभी आप में फिजिकल टीचर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे भी आप जा सकते हो, ऑनलाइन वीडियोस भी देख सकते हो। तो जितना हो सके टॉपिक्स को समझ लो। सेम एप्लीकेबल होता है मैथ्स के लिए। आपके बेसिक्स वीक है इसलिए आपको मैथ्स समझ में नहीं आता, तो वो बेसिक्स इंप्रूव करो। जितने भी वीडियोज़ है आप देखने का कोशिश करो, समझ लो कि क्या है, कैसे सॉल्व होता है। सेम आता है हिस्ट्री, जोग्राफी, साइंस, सभी के लिए। आपके बेसिक्स जितने वीक होंगे उतने ही आपको रट्टा मारना पड़ेगा, बाय हार्ट करना पड़ेगा, और आप नहीं कर पाओगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो क्या करना है, इंसिस्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग, समझना है, ठीक है, बाय हार्ट नहीं करना है। कोई भी टीचर समझती है, सिखाती है, नहीं समझ में आता है, क्वेश्चन पूछो, ठीक है। समझ के लो, पहला समझ के लोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। एक बार समझ लोगे तो कोई भी चीज़ आप नहीं भूलते हो। तो डोंट बाय हार्ट द क्वेश्चन, समझ लो कि ये टॉपिक क्या है, इसमें क्या पूछा है, कैसे आप लिख सकते हो, ये समझ लो। इम्प्रूव योर बेसिक्स। मैथ्स में अगर आपको नहीं आ रहा है तो क्या आपने 8th में 7th में अच्छे से मैथ्स का स्टडी नहीं किया होगा, इसलिए आपका बेसिक्स वीक होगा। सेम होता है 9th में भी आपने पढ़ाई ठीक से नहीं की होगी। तो अभी आपको क्या करना है कि आपकी जो बेसिक्स है उसे इम्प्रूव करना है। ये कैसे होगा, जैसे आप टीचर सिखाती है तो ध्यान दोगे या प्रैक्टिस करोगे तो आपके बेसिक्स इंप्रूव होंगे। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, ये साइंस के लिए एप्लीकेबल है, जोग्राफी के लिए एप्लीकेबल है। कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करो, समझ लो, तो आप आपके ओन वर्ड्स में भी आंसर लिख सकते हो। कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहो। मैथ्स के सम्स, साइंस के भी कुछ चीज़ें हैं, प्रैक्टिस करो, ठीक है। कीप सॉल्विंग सम्स मैथ्स के लिए, ठीक है। जितना सॉल्व करोगे उतना आपको ईजी जाएगा। इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स सो दैट यू कैन राइट द आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स। अभी बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं कि चलो, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे होते हैं जिनका इंग्लिश राइटिंग स्किल्स अच्छा नहीं होता है, मतलब वो खुद से लिख नहीं पाते इंग्लिश में, ठीक है। तो उसमें क्या करना है आपको कि ये इम्प्रूव करना है, आपकी जो राइटिंग स्किल्स है थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करना है। नहीं तो क्या होगा, आपको समझ में आया लेकिन आप लिख नहीं पा रहे हो इंग्लिश में, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मैंने जो फर्स्ट पॉइंट बोला है, इंसिस्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझ के लेना। समझ हो, चलो समझ गया आपको, लेकिन आपको लिखना भी पड़ेगा ना। सो दैट इज़ इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स जैसे इम्प्रूव करोगे तो आप आपके ओन वर्ड्स में लिख पाओगे। सेम अगर कोई हिंदी मीडियम का है, मराठी मीडियम का है, तो समझ में आ गया, चलो ठीक है, लेकिन आपको लिखना है आंसर। तो लिखोगे कैसे, जब भी आपको समझ में आया उसके बाद आपके ओन वर्ड्स में लिखने भी आना चाहिए। तो उसमें ऐसा अगर आपको दोनों भी चीज़ आपका इम्प्लीमेंट हुआ, फर्स्ट और थर्ड जो मैंने यहाँ लिखा है, फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट, तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं है। आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हो। इसके लिए आपको इंग्लिश या आपका जो राइटिंग, जो आप जिस लैंग्वेज में सब्जेक्ट, जिस लैंग्वेज में पेपर सॉल्व करने वाले हो, वो लैंग्वेज आपका अच्छा होना चाहिए, आपको लिखने आना चाहिए उस लैंग्वेज में, ठीक है। देन कीप रिवाइजिंग ऑन रेगुलर बेसिस। रिविजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि एक बार मैंने कुछ पढ़ लिया तो मैं कुछ दिन के बाद हम लोग भूल जाते हैं, तो आपको रिवाइज़ करना है कि महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, जो भी आपने पढ़ा वो रिवाइज़ करो। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहो। जब भी कोचिंग क्लासेस में या स्कूल में जब भी एग्ज़ाम होती है तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करो एग्ज़ाम को, तो उस टाइम भी आपका एक रिवीजन हो जाएगा।
तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहो, जितना हो सके उतना बार बार रिवाइज करो ताकि आप ना भूलो, ठीक है। सो रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप टाइम टेबल बनाते हो उसमें भी रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंस देना है। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये आप बाद में भी पकड़ सकते हो जब भी आपका पूरा सिलेबस पढ़ के होगा, या फिर एक चीज़ करो कि पहले क्वेश्चन पेपर्स देखो। ये लैंग्वेज के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिंदी मराठी इंग्लिश के लिए। क्वेश्चन पेपर देखो कि 10th में कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, राइटिंग स्किल्स में क्या पूछते हैं, ग्रामर में क्या पूछते हैं, पैसेजेस वगैरह आते हैं वो कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, तो ये देखो तभी आप पढ़ाई करोगे। और लैंग्वेज के बारे में आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। लैंग्वेज में ही महाराष्ट्र बोर्ड में सबसे कम मार्क्स मिलते हैं। तो स्टडी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड क्वेश्चन बैंक भी बोर्ड ने रिलीज़ किया था कुछ साल पहले, उसको भी आप रिफ़र कर सकते हो। और क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पेपर को देखो, उसमें आपको समझ में आएगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी बोर्ड ने कुछ साल पहले रिलीज़ किए थे, वो भी आप देख सकते हो। ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर्स, ये अभी मत करो, ये एंड स्टेज में करना है। जब ये आपका पूरा पढ़ के हो गया तो उसमें तभी आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, ताकि आपको पता चले कि आपका स्पीड कितना है, आप क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर पाते हो कि नहीं। तो सैम्पल पेपर्स, ये जो पेपर्स वगैरह टीचर से चेक भी करा के लो, ये लास्ट में होता है, अभी नहीं करना है ये, ठीक है। सो ये जो स्टेप्स है अगर आप फॉलो करोगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। If you have understood, you can share this video with your friends and you can give a like and you can subscribe for more videos. So thank you for watching. Subscribe for more.